जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ उपस्थित है कौशलेंद्र कुमार दांगी। मैं आपको औपचारिकताओं के तहत इनका परिचय करवाता हूं। ये इस बार के बिहार बीपीएससी में पूरे बिहार में या पूरे देश में जो ये पूरा परीक्षा पूरे बिहार स्तर का परीक्षा है जिसमें कि पूरे देश भर के छात्र फॉर्म भरते हैं उसमें इनका 91st रैंक था, यानी कि 91वां रैंक था। और ये अभी बिहार विधानसभा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, इनके अनुभवों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, बीपीएससी के बारे में और भी जानकारी को लेंगे और एज ए ऑफिसर जो इनके वर्क करने का भी अनुभव है उस विषय में भी हम और जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कौशलेंद्र कुमार दांगी जी का बहुत बहुत हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल एकदम आधार से, बिल्कुल बेस से, कि आपकी शिक्षा की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? शुरुआती शिक्षा आपने कहां से ग्रहण की? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, इस प्लेटफॉर्म पे हमको इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक मेरी प्राथमिक शिक्षा की बात है तो मैं शुरुआत प्राथमिक विद्यालय इटमा करके एक स्कूल है मेरे गांव के पास, वहाँ से शुरुआत की। लेकिन थोड़े दिन बाद ही मैं अपने फूफा जी के साथ उनके साथ रहने लगा और उनके साथ 7-8 साल रहा। क्लास 6-7 तक मैं उनके साथ रहा। उसके बाद गया में हम क्लास करने लगे। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल है गया में, वहाँ पे क्लास 7 से 12 तक वहीं से पढ़ाई की। साथ में बीच में 2 साल में मगध सुपर 30 जो एक्स डीजीपी हैं बिहार के सर अभयानंद, उनके गाइडेंस में चलता है गया में, उसमें मैं रहा 2 साल। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद मैं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता से BSMS की डिग्री ली केमिस्ट्री विषय में। और उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में जुटा और मैं आज आपके साथ हूँ। हाँ, आपने बिल्कुल शुरुआत से सारा चीजों को बताया। देखिए भैया, सबसे एकदम बेसिक सवाल एकदम बिगिनर के लिए, जो छात्र अभी 9-10 में है या 11-12 में है, उन छात्रों को ये पता नहीं है कि बीपीएससी क्या है। ठीक है, तो हम बिल्कुल उन छात्रों के लिए आपसे एक एकदम ब्रीफ में हम चाहेंगे कि आप उन्हें समझाएं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, वो किस पद तक पहुंच सकते हैं। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक कमीशन है, एक आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विसन है या दूसरे स्टेट के हैं या फिर आप एसएससी का, वो भी एक कमीशन है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्य एग्जाम है वो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, संयुक्त प्रयोक्ता परीक्षा। और वो अभी तक 64 परीक्षाएं करवा चुकी है सफलतापूर्वक। उसका रिजल्ट प्रकाशित हो गया और 64वीं के शुरू में सफल हुआ हूँ। और इस ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको दायित्व दिया गया है कि जो भी समान प्रशासन विभाग के अंदर जितने भी विभाग आते हैं, शिक्षा विभाग हो, श्रम विभाग हो, वित्त विभाग हो, या जितने भी बिहार सरकार के विभाग हैं, उसमें प्रशासनिक संवर्ग के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए ये परीक्षा कंडक्ट करती है। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि बीपीएससी केवल इसी का परीक्षा कंडक्ट करती है, दूसरे भी परीक्षाएं कंडक्ट करती है। जैसे सहायक अभियंता का परीक्षा कंडक्ट करती है, परियोजना प्रबंधक का परीक्षा कंडक्ट करती है। बीच में इनको सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम कंडक्ट करने का दायित्व दिया गया था। बहरहाल उसको बदल के विश्वविद्यालय आयोग को दे दिया गया है। तो ये जो 64वीं के थ्रू में जो मैं सफलता प्राप्त किया, तो जो भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके थ्रू आप अगर एग्जाम देते हैं तो सबसे जो टॉप पोस्ट माना जाता है इसके थ्रू वो है SDM का पोस्ट, मंडल पदाधिकारी का पोस्ट। उसके अलावा डीएसपी का पोस्ट है, पुलिस उपाधीक्षक का, विधानसभा में सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, वित्त विभाग में सहायक वाणिज्यकर पदाधिकारी का पोस्ट है। उसके बाद आपका श्रम विभाग में एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट है। ब्लॉक लेवल पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का पोस्ट है, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पोस्ट है। ऐसे अनेकों पोस्ट हैं जो जिसमें रिक्ति के आधार पे जो भी विभाग है वो सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी रिक्ति भेजती है कि हमारे विभाग में इतने सीट खाली हैं। उसके बेसिस पे अधियाचना भेजा जाता है आयोग को, और उस अधियाचना के अकॉर्डिंग आयोग विज्ञापन प्रकाशित करती है। और जितने सीट उन्हें अध्यासित किया जाता है उसके अगेंस्ट में वो विज्ञापन प्रकाशित करती है और एग्जाम कंडक्ट करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। भैया, अगर जो छात्र अभी बिगनर है, ठीक है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें इस तैयारी को किस प्रकार से शुरू करना चाहिए?
देखिए, इसमें अलग अलग लेवल के छात्रों के लिए हमारा सलाह अलग होगा। जैसे जो अभी क्लास 12 पास किए हैं और वो चाहते हैं कि हम सिविल सेवा की तैयारी करें, तो उनका मेरे हिसाब से सजेशन ये है कि वो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऐसा चुने जिससे उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि आप जब तैयारी करते हो तो उसमें एक ऐच्छिक विषय होता है जो आपके अनुसार चुनना होता है, आपके मन से होना चाहिए। एक लिस्ट है 25-26 सब्जेक्ट का, उसमें से कोई चुनना हो। तो अगर आपको सिविल सर्विस में ही जाना है तो हम ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनें ताकि 3 साल के बाद मुझे उसको बदलना ना पड़े। ऐसा सब सब्जेक्ट चुनें जो ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर्ड हो। जैसे मेरे केस में बहुत हेल्पफुल था, मैं केमिस्ट्री से मास्टर्स किया हूँ और मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री ही रखा, तो मुझे उसे अलग से कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और तो सबसे पहला तो सलाह होगा कि ग्रेजुएशन करते समय सब्जेक्ट का सिलेक्शन का ध्यान रखें। अगर सिविल सेवा में आना है तो ऐसे सब्जेक्ट को चुनें और उसको पढ़ें, डिग्री ना लें, उसको सीखें, ताकि जब आप एग्जाम, क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम लेगी ऑप्शनल का, उसमें क्वेश्चन उसी लेवल का होगा जो आपको यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम को आप सीरियसली पढ़ के पास किए हो, डिग्री अच्छे से लिए हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे छात्र वो हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उनको तैयारी करना है, तो उनके लिए मेरी सलाह होगी कि आप अभी सिलेबस पे फोकस करें और सिलेबस का एक एक पॉइंट बखूबी देखें और उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिलेबस देखिएगा तो पीटी का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है। आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए सबसे पहले। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहला अटैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, ताकि हमें क्वेश्चन का लेवल पता चले। और प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा का लेवल अलग होता है, मेंस का अलग होता है, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है, क्राइटेरिया अलग है। तो जहां से भी आप शुरू करें, ऑब्वियसली आप प्रारंभिक परीक्षा से शुरू करोगे तो उसमें आप, जैसे बीपीएससी के लिए बहुत सिंपल सा रास्ता है कि हिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30-35 क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री ऐसा पोर्शन है जिसको हम अवॉइड कभी नहीं कर सकते। पॉलिटी ऐसा पोर्शन है अवॉइड नहीं कर सकते, करंट अफेयर नहीं अवॉइड करते, साइंस का पोर्शन नहीं अवॉइड कर सकते। लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स बहुत हाई फाई नहीं पूछा जाता है, तो उसको हम लोग सबसे लास्ट के लिए रख सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रेटजी तभी आप बना पाइएगा जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा। इसके अलावा जो मेंस का एग्जाम है, मेंस के एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर का पैटर्न एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर 1 का बात करें तो हिस्ट्री में एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं। अगर आर्किटेक्चर का बात करें तो पाल कला, पटना कलम, मौर्य आर्ट, ये 3 ही कला सिलेबस में है। यही 3 आर्ट से कभी पाल पूछते हैं और लोग, तो कभी पटना कलम, तो कभी मौर्य आर्ट। तो इस बेसिस पे आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें ताकि हमारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर हो। और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अगर सिलेबस कवर होता है तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम को क्रैक करने में कोई समस्या हो। अच्छा, भैया बिल्कुल एकदम, चूंकि आप भी बिहार के हैं और बिहार में अभी एक अधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से पता होगा कि बिहार में चूंकि जो यूनिवर्सिटी लेवल का जो एग्जाम होता है, मैं बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई जो है वो ये है कि बिहार में जो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है उसमें होता ये है ना कि बच्चे मेहनत करते हैं या नहीं करते वो एक अलग विषय है, लेकिन एक पासपोर्ट, एक गाइड, एक एनडी टाइप का कुछ बुक खरीदते हैं वो लोग एग्जाम से पहले, और एग्जाम में पढ़ के उसी को एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं और फिर उनका अच्छा खासा नंबर आ जाता है, 60%, 70%, और ग्रेजुएशन हो जाता है। वो लिखने का जो तरीका है वो बीपीएससी का अलग होता है और यूनिवर्सिटी लेवल का अलग होता है, या दोनों सेम होता है आंसर लिखने का जो तरीका है? मुझे लगता है कि इसमें मैं आपसे भिन्नता मानूंगा, क्योंकि अगर बच्चे पासपोर्ट या गेस्ट जो भी है अगर पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गेस्ट ले जाके एग्जाम में लिख रहे हैं तो वो गलत है। अगर सिस्टम खराब है, मान सकते हैं हम थोड़े देर के लिए कि अगर सिस्टम खराब है तो उसको दुरुस्त कौन करेगा? हम आप डिग्री ले लीजिए और उसको कोई काम का ना रहे, तो उससे अच्छा है कि डिग्री ना लिया जाए। सॉरी। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, जैसे आपका सवाल मुख्य रूप से ये था कि यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन जिस ढंग से लिखा जाता है, क्या उसी ढंग से बीपीएससी का आंसर? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस ढंग से बीपीएससी का आंसर चेक होता हो, उसी सीरियसनेस के साथ यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी हो और उसी सीरियसनेस के साथ यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक हो। अगर ऐसा होगा तो कहीं कोई मुश्किल नहीं है, एकदम रास्ता क्लियर है। लेकिन अगर कॉपी चेकिंग में भिन्नता है, यूनिवर्सिटी में कैजुअल चेकिंग होती है और बीपीएससी की
के कॉपी को काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो ऑब्वियसली वहां पे दिक्कत आएगी। अगर दोनों सिमिलर लेवल का चेकिंग है, सिमिलर कंडीशंस में एग्जाम हो रहे हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं, सिमिलर आंसर लिखिए, मार्क्स आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ये बता सकता हूँ कि मैं भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान में जब पढ़ता था, तो मैं जिस तरह से आंसर वहां पे लिखा करता था, उसी टाइप से एग्जैक्टली आंसर मैं बीपीएससी में भी लिखा हूँ, मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। मतलब मैं 275 नंबर का अटेम्प्ट किया था अपने ऑप्शनल में, और मुझे 200 मार्क्स मिले हैं, तो ये बुरा मार्क्स नहीं। चूंकि भैया बीपीएससी से रिलेटेड और भी सवाल हम पूछेंगे, लेकिन चूंकि आप केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका पूरा ऑप्शनल रहा और आपका उसमें एमए रहा, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बहुत सवाल होता है, बेसिकली 9-10 वाले छात्रों में, केमिस्ट्री में क्या सही में रटना पड़ता है, कुछ समझ के काम नहीं हो सकता है क्या? मतलब इस टाइप से जो सवाल बनता है क्या है? देखिए, हम आपको बहुत सिंपल सी चीज आपको बताते हैं। अगर आपको ए लिखना बोला जाए, तो आप ए का एक कैलीग्राफी है ऐसे, कैपिटल ए का। अगर आपसे ए पूछा जाए कि ए को आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो आपके पास कोई जवाब होगा उसका? कोई नहीं होगा। लेकिन 10th लेवल तक आके आप कभी भी ये ऐसे क्यों लिखते हैं, इस पे क्वेश्चन करना भूल जाते हो, क्योंकि इतना बार वो रिपीट होता है आपके लाइफ में कि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बन गया होता है। तो जो 10th 9th लेवल पे जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो समझिए कि आपका बचपन का केमिस्ट्री के रूप में वो आपका अल्फाबेट है। जो बचपन में आप अल्फाबेट सीखे हैं बिना कोई क्वेश्चन किए कि अल्फाबेट ऐसा होता है, ए ऐसे लिखा जाता है, इसका कोई उत्तर नहीं है कि ऐसा ही क्यों, वही लेवल समझिए कि केमिस्ट्री में आपका 10th में आके शुरू हो रहा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो वहां पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली आप हायर क्लास में जाओगे तो केमिस्ट्री में रटना बिल्कुल भी नहीं है, अब सब कुछ लॉजिक पे है। इवन मैथ्स का कैलकुलेशन है जो केमिकल रिएक्शन को प्रूव करता है, तो उसमें रटने का सवाल ही नहीं है, पहला बात। क्योंकि 10th 9th लेवल पे हमें केमिस्ट्री की शुरुआत पढ़ रहे हैं, तो कोई भी जब हम शुरुआत कोई चीज को पढ़ेंगे, तो हमें कभी भी लॉजिक से तो समझाया नहीं जा सकता। एक को कोई लॉजिक से समझा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली केमिस्ट्री में अगर कोई आपको कोई सवाल पूछे कि सोडियम को Na से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है। उसका नाम है ग्रीक लेटर में, जिसके वजह से Na उसका रखा गया। सिल्वर को Ag से क्यों करते हैं, अर्जेंटेट उसका नाम है, इसीलिए उसका Ag रखा गया। लेकिन Ag ही क्यों, वही नाम क्यों रखा गया, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए जो आप अल्फाबेट बिना क्वेश्चन किए जब बचपन में आप सीखे हैं, आप वही समझिए कि केमिस्ट्री का आप अल्फाबेट अभी सीख रहे हैं, और वहां पे आपको थोड़ा तो मगज करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। क्योंकि अगर किसी भी चीज में 2+2 ये प्लस वाला साइन को हम जोड़ ही क्यों बोले, हम इसको सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। बस यही लॉजिक हमारा है 9th-10th के बच्चों के लिए, जो केमिस्ट्री अभी शुरुआत की है। लेकिन लेटर ऑन एवरीथिंग, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ट है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो इतनी सारी केमिस्ट्री में चीजें हैं, पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी याद कर सके पूरी चीजों को। मैं तो मास्टर किया हूँ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस है मुझे केमिस्ट्री के साथ, मैं दिया हूँ, बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। हाँ भैया, यहाँ पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार से या पिछले बार से कह सकते हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा दिखा बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा, उसमें साइंस स्ट्रीम से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। और अगर जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि यूपीएससी में जो सेलेक्ट स्टूडेंट हो रहे हैं, उनका स्ट्रीम साइंस है, सॉरी उनका स्ट्रीम आर्ट्स का है, मतलब वो उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कोई आर्ट्स का लिए हुए हैं, लेकिन वो आईआईटीएन है, वो इंजीनियर है, वो केमिस्ट्री में है, कोई फिजिक्स में है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले आर्ट्स लेके आर्ट्स के स्टूडेंट को टक्कर देके टॉप कर जा रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, इसमें मैं किसी का आलोचना नहीं करूंगा, जो भी बोलूंगा वो मेरा पर्सनल विचार रहेगा। पहले मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हमारा कहना ये है कि अगर आयोग ने ये हमें फ्रीडम दिया है कि कोई भी सब्जेक्ट चुन के आप पास करो, तो अगर आपको मार्केट में ले जाया जाए और सेम सामान दो जगह पे बिक रहा हो, दोनों सेम क्वालिटी का हो, दोनों का रिजल्ट सेम हो और दोनों का कॉस्ट डिफरेंट हो, तो आप किसको लोगे? जो लो कॉस्ट रहेगा। सिमिलरली अगर मैं प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूँ, तो हमारे लिए वो हिस्ट्री है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या केमिस्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हमारे लिए वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसका वेटेज सर्टेन है, लेट्स से 500 मार्क्स है, ठीक है। अब उस 500 में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए हमें कितना एफर्ट है, ये एफर्ट हमारा यहाँ पे कॉस्ट है।
तो कम एफर्ट में अगर 8 सब्जेक्ट में मुझे सिमिलर मार्क्स आ जाते हैं तो लोग क्यों नहीं उसको ऑप्ट करेंगे। दूसरी बात, जहां तक आप ये बोल रहे हैं कि 8 स्टूडेंट के साथ compete करके और वो अच्छा कर रहे हैं, इसमें तो मैं ये कहूंगा ना कि 8 स्टूडेंट शायद अपने को उस ढंग से तैयार नहीं कर पाए अपने ही सब्जेक्ट में, जो साइंस वाले कम समय में उनके जैसा तैयार कर लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम तो ये तो पक्का है कि एग्जामिनेशन सिस्टम कम्प्लीटली फेयर है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वो अनफेयर है। तो अगर बाय रूल मुझे अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो और उससे एग्जाम लिख सकते हो, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, तो हम उस सब्जेक्ट को चुनेंगे जिससे हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और हम वहाँ पे 8 सब्जेक्ट चुन रहे हैं, इसका मतलब कि हमने अपनी इंजीनियरिंग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसका मतलब हमने इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं सीखा, इसका मतलब इंजीनियरिंग पे हमें भरोसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट हमें इस एग्जाम को पास करवा सके। इसका मतलब कहीं ना कहीं कि आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम में जब इंजीनियरिंग साइंस मैथ सीख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ न कुछ कमियां जरूर छोड़ी है, इसका भी ये द्योतक है। इसीलिए बच्चे इस साइंस और इंजीनियरिंग छोड़ के आर्ट्स लेते हैं, मेरा अपना ये मानना है। बाकी मैं किन्हीं का आलोचना नहीं कर रहा। हाँ हाँ, नहीं क्या मतलब बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो साइंस पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनके पढ़ने का स्टेमिना थोड़ा ज्यादा होता है, वो ज्यादा एनालिटिकल सोचते हैं, वो बिल्कुल टू दी पॉइंट सोचते हैं, उस पर मतलब बहुत ज्यादा विचार कर पाते हैं, उनके अंदर ज्यादा देर तक पढ़ने की क्षमता होती है। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? देखिए, कुछ हद तक मैं इस बात से एग्री इसीलिए करता हूँ क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कोई एक बच्चा जो आर्ट्स लिए हुए है यूनिवर्सिटी में और कोई एक बच्चा जो साइंस या इंजीनियरिंग कर रहा हो, तो इंजीनियरिंग एग्जाम या साइंस के एग्जाम को पास करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगता है यूनिवर्सिटीज में, और आर्ट्स में कंपेरेटिवली कम लगता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है ज्यादा भी लगता हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे एफर्ट कम लगता है। तो शायद इस वजह से जो साइंस पढ़ने वाले या इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको चूंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ने के लिए एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो उनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो जाता है कि इतना देर पढ़ना तो बहुत नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को बहुत कैजुअल पढ़ के भी मार्क्स आ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो शायद उनके अंदर ये स्टेमिना नहीं डेवलप हो पाता कि हम रेगुलर इतने देर तक पढ़ाई कर सकें। अगर सिमिलर लेवल का पढ़ाई आर्ट्स में किया जाए तो मुझे लगता है कि आर्ट्स के बच्चे अपने सब्जेक्ट में ऑब्वियसली बहुत बेहतर कर सकते हैं साइंस की तुलना में, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट को जड़ से पढ़े हैं। हाँ, एक सवाल जो है, मैं बिल्कुल बहुत दिनों से ये सवाल मैं सोच रहा था कि किसी से जरूर पूछूंगा, क्योंकि YouTube पर जो है बहुत सारा इसको लेके बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है कि इंटरव्यू में ये पूछते हैं, इंटरव्यू में वो पूछते हैं, उसमें बहुत तरह की ऐसी बातें जो सुन के साफ लगता है कि वो फर्जी है, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता होगा। आप इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, एक अधिकारी के पद पर अभी आप काम कर रहे हैं, तो इंटरव्यू जो आपका रहा उसमें अगर कोई प्रोटोकॉल ना हो कि अगर वो मतलब कि आप पब्लिक कर सकते हो, क्योंकि एक अधिकारी के साथ बहुत तरीके का प्रोटोकॉल होता है, मैं तमाम प्रोटोकॉल की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कुछ बात जो आप इस इंटरव्यू के बारे में बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ और आपसे किस टाइप का सवाल पूछा गया, तो आप वो जरूर बताएं। देखिए, इंटरव्यू का जहां तक बात है, जो नॉर्मल यूट्यूब पे वायरल वीडियोज होते हैं वो मुख्य रूप से मोस्ट ऑफ वीडियो फेक होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इंटरव्यू में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता जैसा हम लोग देखते हैं। हाँ, लेकिन जो मॉक इंटरव्यू होते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मॉक इंटरव्यू, वो आपको एक आइडिया जरूर दे सकता है कि आप इंटरव्यू के दौरान पेश कैसे आओगे। वो क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा, वो क्वेश्चन कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन वहां पे बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका हाई पिच साउंड है या लो पिच साउंड है, आपका साउंड बढ़ाने की आवश्यकता है, क्या जरूरत है, आपका हैंड मूवमेंट ज्यादा है क्या, बॉडी मूवमेंट ज्यादा है क्या, तो इन सब पे कंट्रोल करने में मॉक इंटरव्यू हेल्प करेगा। लेकिन जो अतरंगी सा सवाल होता है कि ऐसे पूछ लिया वैसे पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर बीपीएससी की स्पेसिफिक बात करूं तो वहां पे अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो करंट अफेयर, जिसको समसामयिक हिंदी में बोल रहे हैं, ऐच्छिक विषय के बारे में जानकारी, और इसके अलावा दो चीज के अलावा नॉर्मल एक कोई भी केस रिलेटेड क्वेश्चन कि आप कहीं पे पोस्टेड हैं, यहाँ पे ऐसा इश्यू आ गया है तो उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, ये 3-4 टाइप के सवाल ही कॉमन होते हैं। जैसे करंट अफेयर का सवाल हो, अभी अगर इंटरव्यू कोई हो रहा हो सिविल्स का, तो वहां पे तालिबान से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये मुश्किल है, वो पूछा ही जाएगा। तो करंट का सवाल ऐसा ही होता है।
सॉरी, मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं मॉर्निंग में एक टॉपिक पढ़ के गया था। मॉर्निंग के जस्ट न्यूज़पेपर में देखा था, इंटरव्यू बीपीएससी ऑफिस में घुसने से पहले एक फेलुदा टेस्ट होता है, कोरोना का एक टेस्ट है। फेलुदा एक कैरेक्टर का नाम था सत्यजीत रे के नोवेल में, तो उसके कैरेक्टर के नाम पे एक टेस्ट आया था उस टाइम, और उसको दिल्ली गवर्नमेंट या शायद इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, उसी का न्यूज था। और मैं सुबह में पढ़ा था, मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया गया कि फेलुदा टेस्ट के बारे में बताइए। तो वो जो करंट का क्वेश्चन है वो समझिए कि लास्ट 10 दिन 15 दिन 20 दिन का न्यूज ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो बुक्स के टच में नहीं है बहुत ज्यादा, वो न्यूज़पेपर के टच में है। तो न्यूज़पेपर के टच में है तो ऑब्वियसली वो सवाल वहीं से जुड़ा हुआ ज्यादा रहेगा। इच्छित विषय की जहां तक बात है, तो अगर आपका कोर सब्जेक्ट आर्ट्स है तो उसमें अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वहां पर बैठे मेंबर जो हैं वो उस बैकग्राउंड के हों। लेकिन अगर आपका साइंस है तो आपका साइंस का टॉपिक तो आप अच्छे से डील कर ही लोगे, लेकिन जो कॉमन सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल, हो सकता है आपको 10th लेवल का सवाल पूछा जाए और आप ना बताओ तो वो गलत इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे जो भी लोग रहेंगे ज्यादा चांस है कि उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग या साइंस ना हो, और वो लोग को बहुत डिटेल में आपके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं हो, लेकिन उनको बेसिक जो वो अपने टाइम में क्लास 9-10 में पढ़े होंगे उनका आइडिया होगा, और वो छोटी सी चीज पूछ देंगे, और अगर आप उसका आंसर नहीं कर पाते हो तो उनके अंदर ऐसा परसेप्शन बन सकता है कि ये तो 10th का सवाल भी नहीं बता पा रहा है, इसका ऐसा ऑप्शनल ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उस ख्याल से मुझे लगता है कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो कुछ नहीं तो एनसीईआरटी 9 to 9, 10, 8, 7 ये सब का जरूर पढ़ लें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि वो सब छोटा छोटा सवाल, जैसे हमारे से बहुत सा सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि जिप्सम का फार्मूला क्या है। तो जिप्सम का फार्मूला मैं 10th के बाद शायद ही कभी पढ़ा होऊंगा, क्योंकि 10th क्लास में उसको पढ़ना है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन। तो वो अगर पढ़ा है तो आराम से वो जवाब कर सकते हैं। CaSO4 बिल्कुल डॉट हाफ H2O वाला। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिप्सम ये 2H2O, डॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ ये H2O। हाँ। बड़ा एग्जैक्टली कंफ्यूजन हो एग्जैक्टली। जाता है तो इसमें। जी, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए ऐसा प्रिपरेशन करें तो कोई समस्या नहीं है उसमें। हाँ, सही है। मतलब ये छोटा छोटा चीज जो बहुत बार 9-10th के स्टूडेंट बोलते हैं 9-10th में क्या है, तो बोर्ड का है, इसके आगे क्या क्या जरूरत है, मतलब लेकिन जरूरत है, आगे भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। हाँ। भैया, जो आप लोगों का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, क्योंकि हर अधिकारी अलग अलग पद पर जाते हैं, कोई एसडीएम, कोई अदर पुलिस सर्विस में जाते हैं, तो सबका ट्रेनिंग अलग अलग होता है, या सबका कुछ ट्रेनिंग एक साथ कुछ अलग होता है, या पूरा अलग होता है? नहीं, सभी का ट्रेनिंग अलग अलग होता है, और जो एसडीएम लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, पुलिस अधिकारियों की राजगीर में ट्रेनिंग अलग होती है। हम लोगों की ट्रेनिंग विभाग करवाता है, विभाग के अनुसार वो जहाँ भेज दे। ज्यादातर ये बीपाड करके इंस्टीट्यूट है बिहार में, पटना में, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हम लोग का बस पूरी तरह से ऑफिशियल वर्क है, तो और वो फील्ड ड्यूटी नहीं है हम लोग की, तो हम लोग का ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट होता है। वहाँ पे जो लीगल टेक्निक्स हैं या फिर ऑफिस से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स है वो सब सिखाए जाते हैं। तो ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अलग, जैसे जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनका ट्रेनिंग अलग होगा, क्योंकि वो फील्ड से रिलेटेड जॉब है। तो डिपेंडिंग ऑन पोस्ट ट्रेनिंग अलग अलग होती है। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। भैया, यहाँ पर अब तो हम इंटरव्यू के बहुत पीछे तक पहुंच गए थे, अब फिर से हम बिल्कुल वही बीपीएससी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसी से रिलेटेड कुछ बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आंसर राइटिंग के बारे में बताएं कि किस प्रकार से लिखते हैं। की तैयारी में तथ्यों को याद करना और समझना, ये अगर आप परसेंटेज में, चूंकि साइंस वाले लोगों से परसेंटेज में एकदम एक्यूरेट पूछा जाता है, परसेंटेज में बांट के बताइए पूरा एकदम, तो क्या है, कितना परसेंट हमको रटना पड़ेगा, कितना परसेंट समझना पड़ेगा, ये इसमें? देखिए मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 80% मगअप करना है, चीज़ों को याद रखना है, 20% समझना है। लेकिन आप मुख्य परीक्षा की तैयारी जब करते हो तो आपको 80% समझना है और तथ्य याद रखना है मात्र 20%, क्योंकि वहाँ पे छोटा छोटा फैक्ट आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ब्रॉड क्वेश्चन में तथ्य डालना है या नहीं डालना है या किस रूप में डालना है वो आपके कलम में फ्रीडम होगा, वो आपको फिक्स नहीं करेगा। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में क्या है कि एक सवाल के साथ 4-5 ऑप्शन है, उसी ऑप्शन में से आपको की चुनना है, वहाँ पे आप बाउंडेड हो। लेकिन मुख्य परीक्षा में एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया गया, आपको 6 पेज लिखना है, आपका कलम स्वतंत्र है अपने हिसाब से लिखने के लिए।
तो वहां पे आपका ब्रॉड पिक्चर जितना ज्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग जितना बेहतर होगा, आप अपने आंसर को उतने अच्छे तरीके से ढाल सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो, और उसमें बीच बीच में फैक्ट्स आराम से डाल सकते हो, और उतना फैक्ट किसी को भी याद रहेगा अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर के टच में हैं, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा कर रहे हो तो 80% मगअप, 20% अंडरस्टैंडिंग। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो 80% अंडरस्टैंडिंग, 20% फैक्ट्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से बताया भैया। एक दो बात और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे याद करने से रिलेटेड, जब सामने आया, क्योंकि एक बीपीएससी अधिकारी से मैं बात कर रहा हूँ और एक केमिस्ट्री के जानकार आदमी से भी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा सवाल बिल्कुल दोनों तरफ जाता है। कभी बीपीएससी वाला सवाल पूछता हूँ तो लगता है कि अब केमिस्ट्री वाला पूछना चाहिए, केमिस्ट्री वाला पूछता हूँ तो लगता है अब बीपीएससी वाला पूछना चाहिए। बार बार ये कंफ्यूजन हो जा रहा है, लेकिन हम दोनों को लेके चलेंगे। अब क्या है ना, अब सवाल यहाँ पर ये आप याद करने का बात कर रहे थे, तो चूंकि 10 का जो एग्जाम है ना, हर बार मार्च में होता था, इस बार कोरोना लेके उसको दो पार्ट में बांट दिया गया सीबीएसई बोर्ड में। एक नवंबर में हो रहा है और एक मार्च में होगा सीबीएसई का, 10th और 12th दोनों का। तो 10th के जो स्टूडेंट है, अब उनका एग्जाम में लगभग 1 से 1.5 महीना का समय है और बिल्कुल पढ़ रहे हैं वो लोग। और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, जो लगातार केमिस्ट्री, क्योंकि इंटर में केमिस्ट्री तो एक अलग सब्जेक्ट होता है, और 10 में केमिस्ट्री से तीन चैप्टर इस बार आ रहा है। एक केमिकल रिएक्शन आ रहा है, एक एसिड बेस साल्ट आ रहा है, और एक चैप्टर मेटल नॉन मेटल करके आ रहा है। 3 चैप्टर है और कुछ पार्ट इसमें हटा दिया गया, लेकिन लगभग याद तो बहुत कुछ करना है। टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, वो एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, सारा कुछ। तो वो छात्र इस चीज को याद करें, क्योंकि आप भी याद करके बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि 80% तक याद करना पड़ता है। तो यहाँ छात्रों को जब बोला जाता है कि आप रिएक्शन याद कीजिए, तो कहते हैं कि रिएक्शन बड़ा मुश्किल है। तो आप ये बताइए, याद करने का कैसे आप तरीका लगाते थे? रिएक्शन कैसे याद होगा वो एक अलग विषय हो जाएगा, और अगर जो नॉर्मल, क्योंकि आप एसएसटी भी पढ़ चुके हैं, तो एसएसटी में अगर किसी टॉपिक को याद करना हो तो उसका क्या तरीका है, या दोनों का एक ही तरीका है? देखिए देखिए, मैं इसका बहुत सिंपल सा एक जवाब देता हूँ कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपका मन लग रहा है या नहीं, सबसे पहला बात तो ये। अगर उसमें मन लग रहा है तो कहीं कोई समस्या नहीं। अब जहां तक याद करने की बात है, तो स्पेसिफिक रूप से हम बता दें आपको कि केमिस्ट्री याद करना हो या हिस्ट्री याद करना हो, मेरे लिए दोनों सिमिलर है। उसको आप दिनचर्या का पार्ट बनाइए। उसको ये नहीं मानिए कि हमें 1 घंटा में याद करें, नहीं। आप एक बार पढ़िए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, लंच कर रहे हैं तब 2 रिएक्शन बोल दीजिए, उससे पूछ लीजिए, डिनर कर रहे हैं तब पूछ लीजिए, रास्ते में घूम रहे हैं तब पूछ लीजिए, खेल के ग्राउंड में रिलैक्स कर रहे हैं तब 2-4 बातें कर लीजिए। तो जो अलग की बातें करें, इधर उधर की बातें करें, उससे बेहतर है कि अगर अपना सब्जेक्ट का रिलेटेड बात हो तो वो दिमाग में ज्यादा देर तक आपको रिटेन करेगा। अगर आप मगअप करते हैं कि नहीं हम 1 घंटे में इसको पूरी तरह से रट लेंगे, वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में सस्टेन बिल्कुल नहीं करेगा। सस्टेन आपके दिमाग में तभी करेगा जब इसको कोरिलेट करोगे किसी चीज से आप। जैसे हम आपको एग्जांपल बता दें कि जब हम तैयारी करना शुरू किए थे, तो मैं तो पूरी तरह से साइंस बैकग्राउंड से आया था, मुझे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो जब मैं तैयारी करना शुरू किया तो अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए हम यही सब चर्चा होता था, क्योंकि चूंकि वो लोग भी तैयारी करने वाले लोग थे। तो कभी रास्ते में ऑटो से जा रहे हैं तो उसने 1857 की कहानी सुना दी, तो हम उसको प्लासी का युद्ध सुना दिए। कभी उसने फंडामेंटल राइट सुना दिया एक, तो हम उसको नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी सुना दिए। तो ये जो दिनचर्या का पार्ट अगर बनाइएगा तो मोस्ट ऑफ चीजें आपको याद हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि छोटा छोटा कहीं कहीं पे फैक्ट आप भूलिएगा, तो जो फैक्ट बार बार भूल रहे हैं उस पे पिन पॉइंट हो जाएगा कि अरे ये चीज तो हम बार बार भूल जाते हैं। और जैसे ही आपका दिमाग ऐसा कह गया ये चीज हम बार बार भूल जाते हैं, फिर उसको आप कभी नहीं भूलोगे। तो एक तो दिनचर्या का पार्ट बनाइएगा तो कहीं कोई समस्या रहेगा नहीं। जहां तक 10th वालों बच्चों का बात है, तो उनके लिए हम स्पेसिफिक बता दें कि एनसीईआरटी पढ़िए और दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, फिर पढ़िए, फिर डिस्कस कीजिए। एक छोटा सा इंग्लिश में कहा जाता है कि रिवीजन ऑलवेज लीड्स टू रिटेंशन। तो जितना बार रिवाइज कीजिए, बर्डन लेके नहीं, मस्ती में, खेलते हंसते, बोलते चालते, तो वो आराम से। इसीलिए बोले कि ये दिनचर्या का पार्ट अगर बन जाएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ, मतलब याद करने वाले सारे चीज को दिनचर्या का पार्ट बना लेना है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, तो ये आप वो केमिस्ट्री के लिए आप बता रहे थे, और हिस्ट्री में और सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल यही रूल फॉलो करना है। एक बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वे में आप ही कभी तो मतलब कभी तो आप ऐसे याद करते होंगे ना कि प्लासी का जंग इतना ईस्वी में हुआ, ये यहाँ के ये थे, मतलब सिर्फ नहीं,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है प्लासी का युद्ध याद करने का क्या तरीका हम अपनाए? ये हाँ 1857 कोई नहीं भूल सकता। हाँ 1857 से 100 साल पहले प्लासी हुआ था, 1757। कभी नहीं भूल सकते आप प्लासी। हाँ। ठीक है। हम लोग को आज़ादी 1947 में मिली थी, इससे 190 साल पहले प्लासी हुआ था। अब हाँ कभी भी प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये कभी नहीं कोई भूल सकता है। तो हाँ ऐसे जब कोरिलेट करोगे मेजर मेजर इंसिडेंट से तो चीजें याद रहने लगेगी। और चूंकि आप उसके टच में हो तो कुछ चीजें तो आपको लगेगा कि आपको याद नहीं है, लेकिन जब पूछा जाएगा तो याद आ जाएगा। हम्म। ठीक है। तो वो भी चीज होता है, ऐसा लगेगा कि आप बैठे हुए हैं। मैंने आपको बता दें कि जब तक आप एग्जाम के प्रिपरेशन में हैं तो आपके दिमाग में हर दूसरा दिन ऐसा लगेगा यार कुछ हो नहीं रहा है, यार याद नहीं रहता है, यार लिख नहीं पाते हैं। तो अगर ये फीलिंग आपके अंदर जेन्युइनली आ रहा है इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि नहीं हमको तो सब कुछ आता है, याद हो गया, हम तो लिख लेते हैं, ये अगर एटीट्यूड आ गया, ये अगर दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब कि आप तैयारी से दूर भाग रहे हो। तो जब तक डर है इसका मतलब आप रेस में हो, अगर डर खत्म हो गया इसका मतलब रेस से आप बाहर हो। मेरा तो यही मानना है। हाँ, और ये हमको लगता है कि सारे एग्जाम में ये रूल फॉलो होता है। बाकी जो ये भी बिल्कुल एग्जाम है बिल्कुल सब सारे में ये एग्जाम में। हाँ डर ये वाला रहना चाहिए कि हाँ तैयारी वाला जो डर है। हाँ हाँ क्योंकि आप जितना प्रिपेयर करोगे ना ये अथाह है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो जितना ज्यादा आप पढ़ोगे लगेगा कि थोड़ा ये भी छूट गया है, थोड़ा वो भी छूट गया है। और ये फीलिंग अच्छा है, ये फीलिंग से हेजिटेट नहीं होना है, इस फीलिंग से मतलब डिमोटिवेट खुद को नहीं रखना है। ये फीलिंग आपके लिए गुड साइन है आपके प्रिपरेशन के लिए। हाँ। यहाँ पे एक बात और, चूंकि मैं प्रीवियस ईयर के बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहा था एक बार, तो जो पहले 1990 1992 93 में जो सवाल पूछा जाता था और जो सवाल अब पूछा जा रहा है, दोनों में बहुत अंतर दिखता है एक साफ तौर पर। ठीक है। और जो ये अंतर जो हमको अभी दिखा, चूंकि मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, जो मैं वो सवाल पढ़ते हुए मैं देखा तो वो मुझे दिखा कि ये सारा कुछ कुछ अनुभव हमको दिखा कि ऐसे ऐसे कुछ सवाल में अंतर आ रहा है। और हमको लगा कि सवाल का लेवल का कुछ बढ़ा है, अब का जो लेवल है कुछ थोड़ा सा भास्ट किया गया है। साइंस में थोड़ा हमको लगता है 9 10 का सवाल प्रीलिम्स में, 9 10 का जो पहला एग्जाम मेंस है बोलते हैं ना, प्री बोलते हैं। बिल्कुल हाँ, उसका लेवल साइंस का 9 10 का रह रहा है, पहले थोड़ा अप रहता था और एसएसटी में थोड़ा सा वो सारा कुछ हुआ है। तो ये इस लेवल का चेंज होने के पीछे हमको, और कट ऑफ भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इस बार का भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो गया। तो मतलब ओवरऑल बात यह है कि इंटरनेट के आने का लगता है इसका कुछ असर हो रहा है क्या? यूट्यूब या इंटरनेट बीपीएससी के तैयारी में कुछ मायने रखता है? इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? इसका कोई लाभ उठाया जा सकता है या ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है मोबाइल? देखिए, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि परकोलेशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है जितना ज़्यादा परकोलेट हुआ है ये ओवरऑल छात्रों को मदद किया है। क्योंकि जो एक कोई छात्र हिंटरलैंड में था उसको यूट्यूब के माध्यम से ये तो पता चल रहा है कि बीपीएससी भी कुछ होता है, इससे ऐसा अधिकारी बनते हैं। तो इस टाइप का जो नॉलेज परकोलेट हो रहा है इससे नो डाउट कंपटीशन बढ़ा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जाओ 30 साल पहले जाओ तो बीपीएससी का एग्जामिनेशन रेगुलर नहीं होते थे। तो बच्चों में तैयारी करने का जो मोटिवेशन था वो नहीं रहता था। कभी हुआ 3 साल 4 साल 5 साल तक एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो लोग डिमोटिवेटेड रहते थे। लेकिन अभी जब से इधर रिसेंट टाइम में एग्जामिनेशन जो है बीपीएससी वो रेगुलर कंडक्ट कर रही है, जिसके वजह से बच्चों का जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस प्रिपरेशन रहने के वजह से कट ऑफ हाई जा रहा है। दूसरी बात, जहां तक ये यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया का यूज है प्रिपरेशन में, अगर आप नपा तोला रूप में यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये गुड है। लेकिन आप एक्सटेंसिवली उसको यूज कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा आपको हेल्प करेगा। खासकर मैं इसीलिए बात बता रहा हूँ कि यूट्यूब का हर एक सोर्स अच्छा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि यूट्यूब का पे कहीं कोई मैनेजमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका जो क्वालिटी कंटेंट है वो बहुत अच्छा है या खराब है, या वो ट्रूथ है या ट्रू नहीं है, आप जो फैक्ट डाल रहे हो वो सच है या गलत है, इसका कोई मेजरमेंट यूट्यूब नहीं करता है। तो उसके बेसिस पे ब्लाइंडली यूट्यूब को यूज करना मुझे नहीं लगता कि ये प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। तीसरी बात मैं ये बोलूंगा कि आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बदला है। देखिए, आप सुने होंगे कि कोई लोग मेंस में खूब अच्छा लिख के आया और उनका मार्क्स नहीं आया। इसका अंतर यहीं पे आ जाता है। आप ही, मैं मान लो कि आप एग्जामिनर हो, आपको 100 कॉपी चेक करने हैं और 2 ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन का ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक लिखना है और आपको 90% बच्चों ने लेट से एक आंसर लिखा हो। जैसे लेट से एक चंपारण मूवमेंट पूछा गया हो
और एक ओवरऑल नेशनलिज्म राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछा गया हो और 90% बच्चों ने चंपारण मूवमेंट लिखा हो, 10 लोगों ने राष्ट्रवाद पे आंसर लिखा हो, तो ऑब्वियसली है कि आप 90% का आंसर सेम चीज पढ़ते पढ़ते बोर हो गए और आप एवरेज मार्किंग करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो कम लोग लिखे हैं, वो हो सकता है बहुत अच्छा नहीं लिखे हो, लेकिन एक एग्जामिनर का टेस्ट चेंज हो गया, सेम चीज को बोर होता रहा था, कुछ दूसरा पढ़ने को मिला, तो ऑब्वियसली वो आपको मार्क्स के रूप में रिवार्ड करेगा। तो हमें लगता है कि आज के टाइम में मेंस लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एनालिटिकल टाइप के सवाल लिख सकते हैं तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, वो आपको हमेशा बेनिफिट करेगा। मैं अपनी बात बता दूं कि मैं दोनों ही पेपर में मैं ट्रेडिशनल सवाल को जहां तक कोशिश था मेरा कि मैं न टच करूं। जैसे मैं चंपारण का आंसर नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पता था कि सारे बच्चे ही चंपारण का आंसर लिखेंगे और चंपारण का आंसर लिखेंगे तो ये मार्किंग एवरेज होगा ही, क्योंकि चंपारण में आपका क्या लाओगे, सिनकठिया सिस्टम लाओगे, गांधी जी का कमेटी लाओगे, उनका रिपोर्ट्स लाओगे, गांधी जी का अराइवल लाओगे, सिविल डिसोबीडियंस का अवहेलना लाओगे, यही लिखोगे ना। इसके सिवा और तो कहीं से दूसरा चीज नहीं आएगा। लेकिन आप राष्ट्रवाद का रिलेटेड क्वेश्चन कोई एनालिटिकल रखोगे, एनालिटिकल क्वेश्चन आप आंसर करते हो, तो वहां पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफर करेगा। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें दूसरा लोग जो लिखेगा वही आप भी लिखोगे, तो ऑब्वियसली मार्किंग करते समय एग्जामिनर एनालिटिकल को ज्यादा लाइक करेगा कंपेयर टू इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। मुझे लगता है कि एग्जाम में एनालिटिकल ज्यादा आंसर करना चाहिए। हाँ, एनालिटिकल का जो आप बात कर रहे थे भैया, यहाँ से तुरंत रैंडम मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, कहीं एनालिटिकल लिखने के चक्कर में बच्चा फंस ना जाए कि एक कोई सवाल आ गया, एनालिटिकल लिखते हुए वो अपना वामपंथी पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे डाल दिया, अपना लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, और एग्जामिनर एकदम एक्सट्रीम राइटिस्ट है क्योंकि प्रोफेसर है तो एक्सट्रीम राइटिस्ट वाले बैठ गए चेक करने के लिए, तो उसमें तो चला गया वो, उसमें तो बच्चा का गया सारा। नहीं, देखिए नहीं, मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर आप ऐसा लिख के कुछ आ रहे हैं, इसका मतलब आपके कलम पे कंट्रोल एग्जाम का नहीं है, आपके कलम पे कंट्रोल आपके दिमाग का है। आपको ध्यान रखना है कि आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं लिख रहे हो, आप सिविल का आंसर लिख रहे हो, और उसका बेसिक है कि आप एक अधिकारी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल आदमी हो, और अगर आप सिविल का प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल का आंसर लिख रहे हो, तो आपका वो एटीट्यूड दिखना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी दिखना चाहिए। और आप वहां पे कोई एक लीनिंग दिखाते हो, चाहे वो राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो, मैं उसमें नहीं जा रहा, कोई भी लीनिंग आप दिखाते हैं, इसका मतलब है कि आप पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का बेसिक फंडा जो है एक अधिकारी बनने का, उसको वायलेट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलना चाहिए, आप ही बोलिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए आपको मार्क्स। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना तो हमारा फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आप आंसर एनालिटिकल लिखिए, आप दोनों पक्ष लिखिए, दोनों पक्ष को बराबर लिखिए। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता हो जैसे कोई डॉरी एक्ट से रिलेटेड, आप उसके अगेंस्ट में ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं, कोई भी नहीं लिख सकता। आप उसको भी आप ये बोल रहे हो बैलेंस करने के चक्कर में कि पॉजिटिव भी उतना ही लिखें और डॉरी एक्ट का निगेटिव भी उतना ही लिखें, तो वहां पे तो फंसने वाली बात है, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है कि उसके पक्ष में ही होना चाहिए ज्यादा पॉइंट। हाँ, मतलब अपना भी दिमाग लगाना है, अपना ब्रेन का एग्जैक्टली देखना है कहाँ क्या करा। हाँ, यहाँ पे अब चूंकि मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ पर्सनल सवाल ही पूछ रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा पर्सनल होते हुए मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि पहली बार आप कब सोचे कि हमको बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है, किस क्लास में आपने निर्णय लिया? देखिए आशीष जी, मुझे मेरा जो अपना मानना है कि जीवन में जैसे आपको जीवन बहा के ले जा रहा हो, आप बहते जाइए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्लान ना हो तो स्पेसिफिक प्लान आपके पास तब होगा जब आपके पास कुछ न कुछ संरक्षित होगा घर से आप मजबूत रहोगे, तब आप प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन आप घर से मजबूत अगर नहीं हो तो आपको फ्लो के हिसाब से अपना डायरेक्शन, अपना इंटरेस्ट समझते हुए तैरते जाना चाहिए। मेरा तो यही मानना है और मैं वही किया हूँ। आपको मैं बता दूं कि मैं जब 10th क्लास में पढ़ रहा था तो मुझे चलो यार कोई भी एक जॉब मिल जाएगा छोटा मोटा, ठीक है। मैं जब 10th के बाद जब 12 में गया तो नहीं यार, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनना है। फिर जब कॉलेज में गया तो नहीं, मुझे पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये समय के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका अनुभव बढ़ता है, आप दुनिया देखते हो, आप उसको समझते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालते हो। मैं जब मास्टर्स का फाइनल ईयर में था
तो मैं पूरी तरह से प्लान कर चुका था कि मैं पीएचडी करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बाहर में पीएचडी भी मिल गया था और पूरा प्लान हो चुका था। बट एक होता है ना, अगर आप बिहार से हो तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट फैमिली का, और खासकर आप घर में के एक अकेले संतान हो तो और ज्यादा अटैचमेंट की, माँ बाप से दूर नहीं रहना है, इस तरह का। तो जो भी हो, पारिवारिक कारण मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो भी, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आपके माँ बाप से बेहतर सुनहरा बचपन आपको कोई नहीं दे सकता, तो उनके डिसीजन को आप कभी भी निगेट नहीं कर सकते। तो जो भी कारण हो, मैं वहां पे ये हो गया कि आपको पीएचडी नहीं करना है, मैं उसको सहर्ष स्वीकार किया। अब मैं देखा कि मेरे पास ऑप्शंस क्या है, और ऑप्शंस में मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा कि मुझे सिविल्स का तैयारी करना चाहिए, और उसके बाद मैं अपने मास्टर्स के बाद सिविल की तैयारी की तरफ झुका। क्योंकि मैं मास्टर्स कर चुका था तो मैं ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए घर पे डिपेंड नहीं कर सकता था, तो उसके लिए मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हूँ केमिस्ट्री से। उसके बेसिस पे मैंने पीएचडी ज्वाइन की। पीएचडी के थ्रू मैं पीएचडी में काम करना शुरू किया और साथ साथ तैयारी भी करना शुरू किया। पीएचडी में काम करने का मकसद ये था कि फाइनेंशियली मैं साउंड हो सकूं और साथ साथ काम भी कर सकूं, प्लस तैयारी भी कर सकूं। और उसके साथ तैयारी करते हुए और लगभग 1.5 साल 2 साल की तैयारी लगी। उसके बाद मुझे विधानसभा में जॉब मिला। उसके बाद फिर से मैं बीपीएससी दिया। बीपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शन हुआ उसमें भी मुझे विधानसभा में भी जॉब मिला, और उसका बस पोस्ट ऊपर हो गया। मैं पहले सहायक के पोस्ट पे था, अब मैं तो शाखा पदाधिकारी के पोस्ट पे। लग रहा है कि आपके मतलब कि विधानसभा में ही आपको रहना है। कहीं कहीं ऐसा सुना है कि एमएलए बन के वहां जाने का भी आपको इरादा बना रहे हैं। तो नहीं मतलब नहीं, आपका ऐसा फिलहाल ही ऐसा कोई किस्मत प्लान नहीं घुमा घुमा के बार बार विधानसभा पहुंचा रहा है। है। ठीक है, मतलब ऐसा आपको कब लगा, मतलब कि प्रिपरेशन आप करना है सोच लिए, मतलब जिस दिन सोचे उस दिन 8-10 किताब खरीदे होंगे एकदम, लक्ष्मीकांत और 8-10 जो पूरा फेमस फेमस 8-10 किताब है, तो वो सारा किताब खरीद के लाए और फिर एक लाइन से पढ़ना शुरू, इस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब सोचा प्रिपरेशन के लिए तो मैं अपने सीनियर से बात किया जो इस फील्ड में ऑलरेडी थे, प्रिपेयर कर रहे थे या कर चुके थे या कहीं पे जॉब कर रहे थे। उन सबसे मैं बहुत सारा हर तरीके का चीज पता किया और सबसे जानकारी लेके उसके बाद ये आपके पास आज के टाइम में इंटरनेट का सोर्स एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, अगर आप उसको सही से यूज करना जानते हैं तो। आप इंटरनेट पे जाओगे तो इतना सारा टॉपर्स का वीडियो पड़ा है, इतना सारा टॉपर्स का स्ट्रेटजी पड़ा है। आप स्ट्रेटजी ज्यादा नहीं देखो, कुछ देखो, उसके बाद आप अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए। तो मैं अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ मेरे से बेहतर और दूसरा कोई नहीं जानता। तो मुझे पता है कि मुझे साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा फोकस कहाँ गया? मेरा फोकस गया हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे। और मैं सबसे पहला प्रिपरेशन पॉलिटी से शुरू किया था, सिविक्स पोर्शन से, क्योंकि मेरा मानना था कि सिविक्स इंटरेस्टिंग आपको इसीलिए लगता है क्योंकि वो आपके अपने अधिकारों से अवगत करवाता है, और कोई भी अपना अधिकार जान के क्यों नहीं खुश होगा। तो आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं तो इंटरेस्टिंग लगने का मुख्य कारण ये होता है कि आप खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। और चूंकि मन में ये भी तो होता है कि मुझे सिविल्स का तैयारी करना है, कहीं पे लेट से मुझे एक लोकेशन पे जाना है, उसका रास्ता एक है, तो उस रास्ते में जो भी बाधाएं हैं आपको तो फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर सिविल्स का तैयारी करना है तो उसके रास्ते में जो भी बाधाएं, वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, आपको करना है। करना है तो करना है, इस एटीट्यूड के साथ काम कीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और उसी एटीट्यूड के साथ लगातार एक एक करके आप किताब पढ़ते चले गए सारा? पर नहीं, उससे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एनालिसिस। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन साथ में हम हमेशा रखें, सिलेबस, क्वेश्चन, सब अच्छा, बुक कोचिंग, हमेशा लास्ट। कोचिंग क्या आप कोचिंग ज्वाइन किए थे या तो फिर सारा अपने से कर रहे थे? नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास किसी किसी चीज का ज्वाइन किया था जो क्वेश्चन मुझे टफ लगता था, लेकिन वो 10% हेल्प जरूर किया मुझे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया, 10% हेल्प जरूर किया। लेकिन बहुत ज्यादा उस पर रिलाय होना मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप जितना ज्यादा बुक के टच में, बोलते हैं ना कि टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हाउस माउथ, जहाँ से सोर्स है, एक्चुअल सोर्स है, वहां से इंफॉर्मेशन लीजिएगा तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो ऑब्वियसली मुझे जो कोचिंग्स का वीडियो वगैरह था वो हेल्प किया इस मामले में कि उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से ओवरऑल मुझे अवगत करवा दिया कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा कुछ था। उसके बाद आपका 90% आपका बुक का पढ़ना और आपका प्रैक्टिस, यही मैटर करता है। कोचिंग बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा।
कोचिंग हेल्प करेगा, मॉक इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप उसका मॉक इंटरव्यू दीजिए, वो आपको छोटे छोटे चीज बताएंगे जो आप केयर नहीं करते होगे नॉर्मल लाइफ में। अदरवाइज प्रिपरेशन में 10% जरूर हेल्प है कोचिंग का, लेकिन पूरी तरह उस पर रिलाई होना मुझे नहीं लगता कि उचित है। भैया यहाँ पे एक बात जो है मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कुछ बुक जो आपको लगता है कि एक नॉर्मल इंसान को, देखिए एक तो है कि चलो बीपीएससी की तैयारी करने के दरमियान में इंसान एक कंप्लीट इंसान बनता है, क्योंकि बहुत तरह का इंफॉर्मेशन उसको मिलता है। अब बीपीएससी निकले या ना निकले, लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर वो एक नॉलेजफुल इंसान पूरा एकदम बनता है। तो कुछ बुक जो आप एक साधारण इंसान को भी और एक बीपीएससी या यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी आप ये सुझाव देना चाहें कि वो बुक तो कम से कम उसे जिंदगी में पढ़ना ही चाहिए, अपने अधिकार को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए, और भी इकोनॉमिक्स वगैरह को समझने के लिए, क्योंकि समझना तो जरूरी है, अधिकारी हो ना हो, लेकिन समझ तो एक नॉर्मल हर इंसान में होना ही चाहिए। उस समझ के लिए कौन सा बुक आप प्रिस्क्राइब करेंगे, दोनों चीज को ध्यान में मुझे रखते लगता है कि देखिए, मुझे लगता है ना कि जब भी कोई, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एक गांव का आदमी पुलिस थाने जाने से क्यों डरता है? क्योंकि हाँ। वो अपने अधिकारों से अवगत नहीं है। इसका मतलब कि उसके पास क्या अधिकार है, उसको लगता है कि पुलिस का मतलब कोई हाई फाई चीज है, वो मुझे हमेशा डांटेगा, हमेशा दुत्कारेगा, क्योंकि उसको अधिकार मालूम नहीं है पुलिस के ऑफिस जाने से। तो इससे हमें लगता है कि सबसे पहला चीज जो लोगों को जानना चाहिए, वो पॉलिटी के थ्रू उनके अधिकार जानना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे बुक है, जिसमें लक्ष्मीकांत सबसे कॉमन बुक है, जिसको लोग को एक बार जरूर, लक्ष्मीकांत नहीं भी अगर पढ़ना है तो यूट्यूब पे लक्ष्मीकांत से रिलेटेड वीडियोज हैं, एक सीरीज है, ढेर सारा चैनल, अलग अलग चैनल उसको बना के रखे हैं, उसको एक सीरीज को आप जरूर देख लें वीडियो के माध्यम से, ताकि आप अपने अधिकारों से अवगत हो जाए, ताकि आप लीडर होकर कहीं भी जा सको। आप इस देश के नागरिक हो, आपको अधिकार दिया गया है, आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पे आपको जाने का अधिकार है, डरने की कोई जरूरत नहीं। या आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट का रूल्स कैसे मालूम होगा, आप उसको पढ़ोगे तब। तो मुझे लगता है कि या तो बुक पढ़ लीजिए या फिर यूट्यूब के थ्रू लेक्चर, सबको देखना चाहिए। इन जनरल नॉर्मल पब्लिक को भी उसको देखना चाहिए, ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो, आप इम्पावर्ड हो जाओ। अगर इम्पावर्ड हो जाओगे तो आपका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, कहीं पे जाने से आप डरिएगा नहीं। अगर डरिएगा नहीं तो सारा सॉल्यूशन आपके पास है। हाँ, एक तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए कोई स्पेशल बुक? ज्योग्राफी के लिए सबसे एक कॉमन बुक है, जीसी लियोंग की एक बुक आती है। तो सुनने में आता है बहुत हार्ड बुक है। नहीं नहीं, हार्ड बुक नहीं है, उसका हिंदी मीडियम में भी है, और 10th लेवल का बुक है। ठीक है, बहुत सिंपल से जनरल ज्योग्राफी समझ के रखा है, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ के बहुत ज्यादा आपको फायदा कॉमन पब्लिक को नहीं है। हाँ। अगर वो उस फील्ड में नहीं है तो ठीक है। उसी तरह से अगर हिस्ट्री आपका जानने में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप बिपिन चंद्रा का बुक पढ़िए, एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉलिटी का बुक जरूर पढ़ा जाए। पॉलिटी कोई एकदम से भी अवॉइड करने, तो कम से कम फंडामेंटल राइट तो जरूर जाने सब लोग, एटलीस्ट के मिनिमम है। और मैं तो कहूंगा कि पूरा पॉलिटी का ओवरऑल आइडिया हो तो ज्यादा बेहतर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स, उसकी समझ तो सबको जरूरी है, उसके लिए वो आप क्या कहना चाहेंगे? जो देश दुनिया, हम लोग अखबार में एक पेज आता है अर्थ जागरण, एकदम समझ में नहीं आता, एकदम साइड कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं इस पेज को पढ़ो, इस पेज को पढ़ने से पैसा कमाओगे बहुत, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता इस पेज में है क्या, मुद्रास्फीति क्या है, और मॉनेटरी फंड, और तमाम तरह का जो टर्म आता है, जीएसटी और भी तरह का, जीडीपी वगैरह सारा कुछ। तो एक बेसिक बुक और एक बीपीएससी, दोनों को रिलेट करता हुआ कोई, अगर आप कोई बेहतर बुक बता पाए जो दोनों लोगों को बेनिफिट करे। देखिए, उसके लिए एक कॉमन बुक है रमेश सिंह की बुक। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो इसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इकोनॉमिक्स लोग पढ़ के नहीं समझते। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स जो है लोगों के जीवन के एक्सपीरियंस से हो जाता है। एक अनपढ़ आदमी जो गांव में पढ़ा लिखा ना हो, वो भी अपने को इकोनॉमिकली एम्पावर कर लेता है। वो तो कहीं पे जाके मुद्रास्फीति और रेपो रेट ये सब कहीं कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली एम्पावर करना खुद को जानता है, क्योंकि ये जीवन के अनुभव है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं और फिर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है, तो आपको, मुझे लगता है, रमेश सिंह की बुक पढ़नी चाहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। लेकिन आप एक नॉर्मल नागरिक को जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया या पढ़ा ही नहीं, उसको अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो उनको समझ नहीं आएगा, वो व्यर्थ लगेगा। लेकिन अगर उनके अधिकारों का बात आप पढ़ाओगे तो उनको मन लगेगा। आप उनको अंग्रेजी मत पढ़ाओ, हिंदी में मत पढ़ाओ, उनके लैंग्वेज में आप पढ़ाइए।
मगही के मगध के हैं तो मगही में पढ़ाइए, भोजपुरी में पढ़ाइए, या जो भी मदर टंग है उनका उसमें पढ़ाइए, उसमें सिखाइए, वो जरूर उसको अप्रिशिएट करेंगे लोग। लेकिन इकोनॉमिक्स को हो सकता है वो लोग अप्रिशिएट ना करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वो भी रूल जानते हैं कि अगर चावल उपजा नहीं तो चावल महंगा होगा, उनको भी पता है। इसमें वो सप्लाई और डिमांड का थ्योरी उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग ग्राफ बना के बोलते हैं कि सप्लाई बढ़ गया तो कॉस्ट कम गया, या सप्लाई घट गया तो कॉस्ट बढ़ गया, उनको पता है कि अच्छा इस बार का मौसम खराब हुआ, बारिश नहीं हुआ, धान उपजेगा नहीं, तो जो धान है उसको बचा के रखो क्योंकि धान महंगा होने वाला है। उनको भी पता है, तो ये जीवन का एक्सपीरियंस उनको पता है, वो कहीं थ्योरी नहीं पढ़ेंगे इसके लिए। भैया एकदम, अब चूंकि बहुत ज्यादा समय हम आपका ले चुके हैं, लेकिन एक लास्ट सवाल जो बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चूंकि आप गांव के पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, एक बेहद ही गरीब परिवार से बहुत संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे, और भी आगे ऊंचाइयों तक पहुंचे, देश का नाम आप और आगे बढ़ाएं, ऐसी हम लोग भी दुआ करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके थ्रू उन छात्रों तक वो बात पहुंचे। आप उन्हें कौन सा सुझाव देना चाहेंगे जो बिल्कुल गरीब फैमिली से हैं, जिन उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, जो अभी कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने के लिए, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, देखिए, जो 9, 11, 12 जैसे क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए? मेरे इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट है जिसको मैं इंगित करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात तो कि आप अपने बैकग्राउंड को छोड़ दीजिए, बैकग्राउंड का सोचना छोड़िए, क्योंकि वो आपको ड्रैग करेगा। जो था ठीक है, हम इस बैकग्राउंड में, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके, उसका सोचना नहीं है। पास्ट का अपना छोड़ दीजिए कि पास्ट में मुझे ऐसा दिक्कत हुआ था, ऐसा दिक्कत हुआ था, और छोटे छोटे चीजों को इग्नोर करना सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ में निगेटिव लोगों से दूर रहिए। निगेटिव लोग से दूर रहिएगा, आधा काम आप, आधा जंग वहीं जीत लिए हैं, ठीक। और सिंपली मैं ये बोलूंगा कि भूत को छोड़िए, भविष्य का सोचिए, और वर्तमान में निरंतर मेहनत कीजिए। सफलता का मुझे लगता है इससे बेहतर मंत्र नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन इस इंटरव्यू करने से पहले एक अनुरोध आपसे हम फिर करेंगे कि अगर छात्रों का सवाल आया तो हम आपको फिर कष्ट देंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे। तो आपसे बस यही अपील होगा कि आप जरूर जुड़े। बिल्कुल, और आपसे भी अनुरोध होगा कि आप चूंकि केमिस्ट्री के बहुत जानकार रहे हैं, तो आपकी जानकारी का लाभ सोसाइटी के उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों तक केमिस्ट्री का जानकारी नहीं पहुंच पाता, बेसिक नहीं पहुंच पाता। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे वो जानकारी भी लेने का, निकलवाने का प्रयास करेंगे, ताकि और लोगों तक उसका लाभ हो। और मुझे लगता है आप अपने स्तर से भी इसका प्रयास कर ही रहे होंगे कि और लोगों तक वो जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारे चैनल पर हमें इंटरव्यू देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू आशीष।